नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश स्वदेश सितारे में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं भागीरथ साहू। स्वदेश सितारे में आज हम रूबरू होंगे अभिनेता अनिल रस्तोगी से। अनिल रस्तोगी एक जाने माने वरिष्ठ कलाकार हैं फिल्म और टीवी इंडस्ट्री के। अनिल रस्तोगी ने रंगमंच से अपने अभिनय की शुरुआत की है और जो इनकी फिल्म है, फिल्म इश्कज़ादे, इससे इन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाई है। इसमें बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट भूमिका निभाई है। और इसके अलावा बात करें तो कई टीवी सीरियल से, जो इनका पहला टीवी सीरियल जो था, जो काफ़ी फेमस हुआ था, वो था उड़ान, जिसमें इन्होंने एक इम्पॉर्टेंट भूमिका निभाई है। तो अगर हम इसके अलावा और बहुत सारी बात करें, अगर हम फिल्मों की बात कर लें तो मेरी पत्नी और वो, मेरी पत्नी और वो, जो 2005 में रिलीज हुई थी, इसमें एक इम्पॉर्टेंट भूमिका निभाई है। तो बिकरू कानपुर गैंगस्टर है, इसमें भी इन्होंने एक इम्पॉर्टेंट किरदार निभाया है। तो जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि इश्कज़ादे में दद्दू का किरदार निभाया था, जो कि परमास के ग्रैंडफादर थे, जो कि इसमें हीरो थे, उनके पिताजी बने थे। बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट भूमिका थी ये। तो गालिब में भी एक इम्पॉर्टेंट किरदार निभाए हैं और ऐसे तमाम बहुत सारी टीवी सीरियल से फिल्में जिसमें इन्होंने एक इम्पॉर्टेंट किरदार निभाए हैं। तो इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं अभिनेता अनिल रस्तोगी जी। हम उनसे सीधे जुड़ते हैं और बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। अनिल सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज़ की खास पेशकश स्वदेश सितारे में। बहुत बहुत धन्यवाद आपको अपने चैनल पे मुझे लेने के लिए। सर, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं एक वरिष्ठ कलाकार, एक इतनी सीनियर कलाकार से आज मैं इंटरव्यू कर रहा हूँ, क्योंकि हमने आपकी बहुत सारी फिल्म देखी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग किरदार आपने निभाए हैं। तो सर, इसकी शुरुआत कैसे हुई? जैसे कि आपने बहुत साल पहले से आपने थिएटर शुरू कर दिया था और आप एक साइंटिस्ट भी रहे हैं, आपका जो जॉब है उसमें एक एज ए साइंटिस्ट का आपका जॉब रहा है। तो सर, शुरुआत कैसी हुई इन चीज़ों को लेकर? कैसे जॉब के साथ आप इन चीज़ों को मैनेज करते थे? देखिए, मेरे साथ इत्तेफाक ऐसा रहा कि मेरे एकेडमिक कैरियर की और थिएटर कैरियर की शुरुआत लगभग एक साथ ही हुई। जी। 1962 में मैंने एमएससी पास किया। 1962 में मेरी शादी हुई। 1962 के लगभग ही मैंने थिएटर भी शुरू किया। ये शुरुआत तो शौकिया ही हुई थी, जी। लेकिन फिर क्या होता है कि जब आपके काम को पसंद किया जाता है, आपको वाहवाही मिलती है, तो आपकी इच्छा होती है कि आप उसको और ज्यादा करें। जी। तो यही हुआ, जब मैंने शुरू किया तो आस पड़ोस में बड़ी तारीफें हुई। सीडीआरआई में जो सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट, जहां मैंने 41 साल जॉब किया जी। और मैं डायरेक्टर ग्रेड से और हेड ऑफ बायोकेमिस्ट्री होकर के रिटायर हुआ, जी। वहाँ के लोगों ने जब मुझे प्ले देखा तो बोले, आप सीडीआरआई में क्यों नहीं करते हैं? यहाँ भी कल्चरल प्रोग्राम्स होते हैं, मीटिंग्स, कॉन्फ्रेंसेस में। तो मैंने वहाँ किया, तो वहाँ भी मुझे बहुत रिकॉग्निशन मिला। और सबसे बड़ी बात यह है वगैरह जी कि जो होता है, फैमिली सपोर्ट तो सबको मिलती है, मुझे अपने कलाकारों से और सीडीआरआई के मेरे कलीग से मुझे बहुत सपोर्ट मिली, राइट अप टू डायरेक्टर। जो हमारे डायरेक्टर भी सीडीआरआई के होते थे, तो वो भी मुझे एनकरेज करते थे। लेकिन आई नेवर नेग्लेक्टेड माई साइंस वर्क, यू सी, क्योंकि साइंस मेरा प्रोफेशन था, मेरा पहला कमिटमेंट साइंस से था। तो साइंस के काम को कभी मैंने नेग्लेक्ट नहीं किया। लेकिन ये जरूर है कि उसके लिए आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने पड़ते हैं, विच आई डिड। बिल्कुल। और जैसा मैंने कहा कि चूंकि मेरे कलीग जैसे थे, वो मुझे सपोर्ट करते थे, तो कभी अपना काम उनके ऊपर डाल करके या उनके ऊपर शिफ्ट करके मैं मेकअप कर लेता था। और फिर उसके लिए थोड़ा मुझे एक्स्ट्रा एफर्ट, जैसे मैंने कहा, करना पड़ता था। रात में मैं लैब जाता था। लैब में जाता था। हमारे यहाँ कहा जाता था कि लैब में रात में लाइट स्विच ऑफ नहीं होती। मीन्स हमारे कलीग्स राउंड द क्लॉक काम करते थे। और इस तरीके से मेरा साइंस का भी काम चलता रहा और मैं थिएटर करता रहा। और थिएटर करते करते इत्तेफाक से मुझे रेडियो में काम करने का मौका मिला 1971 में। मैं बड़ा, उस समय रेडियो आप समझिए बिल्कुल टॉप पे हुआ करता था। रेडियो कलाकारों को लोग ऐसे देखते थे जैसे आज फिल्म के कलाकारों को। बिल्कुल सर। लेकिन जब मुझे मौका मिला कि साहब आपको रेडियो ऑडिशन दीजिए, आपकी आवाज अच्छी है, इत्तेफाक से वहाँ मुझे सफलता मिली। 75 में टेलीविजन आया हमारे लखनऊ में, वहाँ ऑडिशन दिया, वहाँ भी सफलता मिली। और इस तरीके से एक सिलसिला चलता रहा। और टीवी सीरियल्स करते करते फिर मुझे फिल्म में काम करने का मौका मिला। हमारे साथी थे एलओपी वर्मा, उन्होंने यहाँ पर सुधीर मिश्रा जी एक फिल्म बना रहे थे, ये वो मंजिल तो नहीं, जिसको भारत सरकार से उनको पुरस्कृत भी किया गया। उसमें मुझे एक बड़े सीनियर एक्टर थे मनोहर सिंह जी, उनका जो बचपन का रूप था, राजा ज्योतिषी कर रहे थे, उनके फादर का रोल करने का मौका मिला। तो इस तरीके से एक सिलसिला शुरू हुआ। और ये जो शौक था मेरा, एक पैशन में
एक नशे में बदल गया। जी। फिर मैं पूरी शिद्दत के साथ, पूरे कमिटमेंट के साथ मैं थिएटर करता रहा और बीच बीच में ये जो असाइनमेंट्स आते थे वो भी करता रहा। हाँ, बिल्कुल तो सर। इस तरीके से सिलसिला चलता रहा और आज शायद उसी थिएटर की वजह से जो मैंने यहाँ पर एक बहुत मशहूर ग्रुप है लखनऊ में, दर्पण, जी। जो कि जिसकी कई ब्रांचेस थी, तो लखनऊ में मुझे काम करने का मौका मिला दर्पण में, और फिर इसकी सेक्रेटरी की जिम्मेदारी मिली है, लीडर ऑफ द ट्रुप। मैंने पूरा हिंदुस्तान जी। अपने थिएटर के साथ ट्रेवल किया। जी। तो थिएटर मेरा अभी भी पहला शौक है, पहली मेरी जिसको फर्स्ट लव जी। कहते हैं आपके, ये है। और बाकी ये बिल्कुल चीजें सर, जैसे मुझे लगता है शायद 1000 से ज्यादा आपने परफॉर्मेंस की, शायद इससे ज्यादा ही की है आपने। नहीं, 1000 से ज्यादा तो नहीं। हाँ, मैंने 99 प्लेस किए हैं, हाँ। जिसके लगभग 900 साढ़े 900 शोज। हाँ सर, वही मतलब क्या ना कि अराउंड मतलब अब 900 साढ़े 900 हो गए सर 1000 अराउंड 1000। सर मुझे जैसे आपने जिक्र किया कि उस वक्त आकाशवाणी रेडियो बड़ा ही प्रचलित था, उसके जो आर्टिस्ट होते थे उनको आज के जो फिल्म स्टार की तरह देखा जाता था। सर उस वक्त दूरदर्शन को भी ऐसे ही देखा जाता था। दूरदर्शन में ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े सीरियल जो उस वक्त आते थे, जो भी सीरियल आते थे उसके कलाकार बड़े आज बड़े बड़े जगह है। सर उसमें एक उड़ान सीरियल था जो कि बड़ा फेमस सीरियल था, उसमें भी आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट किरदार आपने निभाया सर। तो कैसा था सर वो, क्योंकि जैसे आपने जिक्र किया आकाशवाणी उस वक्त दूरदर्शन में ऐसे ही था, मतलब सारे स्टार होते थे उस वक्त। देखिए, वो भी मुझे थिएटर की वजह से मिला। मैं यहूदी की लड़की एक मेरा बहुत ही एक ऐसा प्ले जो मेरे दिल के बहुत नजदीक है, आगाश कश्मीरी साहब का लिखा हुआ, अनिल कुमार थपलियाल जी ने उसका निर्देशन किया था, और वो बेसिकली पहले अनुपम खेर जी कर रहे थे यहूदी का रोल। अच्छा। हमारे ग्रुप से ही, और मैंने उनको करते हुए देखा था। मैं ब्रूटस का रोल कर रहा था, लेकिन खेर साहब को इत्तेफाक से बम्बई जाना पड़ा बीच में, और वहाँ उनका लंबा काम था, तो थपलियाल जी ने वो जिम्मेदारी मुझे दी, और वो बड़ा चैलेंजिंग रोल था यहूदी की लड़की का फारसी शैली में करने का। वो मैंने किया और लोगों ने पसंद किया। उसके मैंने 50 से ऊपर शोज किए, बम्बई में भी किया, कलकत्ता में भी किया, दिल्ली में भी किया, पूरे हिंदुस्तान में किया। तो उसी का शो कविता चौधरी के भाई इत्तेफाक से देखने आए थे। उन्होंने मुझे रोल ऑफर किया कि हमारी सिस्टर एक सीरियल बना रही है, ग्रेजुएट हैं वो, आप काम करेंगे। तो वो उड़ान ने मुझे पहला ऐसा एक्सपोजर दिया जिसने मुझे पूरे भारतवर्ष में पहचान। बिल्कुल सर। क्योंकि मैं आपको बताऊं, बड़ा मजा आता था जब मैं अक्सर CDRI की तरफ से कहीं मैं मीटिंग्स कॉन्फ्रेंसेस में जाता था, कहीं एग्जाम लेने जाता था, कहीं लेक्चर देने जाता था, तो लोग मुझे ताजुब करते थे कि हाउ कैन आई बी एन आर्टिस्ट। तो उसने मुझे बहुत बड़ी पहचान दी। और फिर वो सिलसिला, जब बात जो मैंने कही थी, जब आपको पहचान मिलती है तो आप और ज्यादा मेहनत से उस काम को करने की सोचते हैं। फिर मैंने किया, फिर मुझे फिल्म में कई, तो वैसे मैं फिल्में कर चुका था, लेकिन हबीब फैजल साहब ने मुझे बहुत बड़ा ब्रेक दिया। भूमि पेडनेकर जो अवार्डेड आर्टिस्ट है, वो मेरी कास्टिंग डायरेक्टर थी। अच्छा। और मुझे इशकजादे में करने का। बिल्कुल सर, इसमें आपने दद्दू का रोल निभाया था, अर्जुन कपूर के आप पिताजी बने थे। बड़ा ही दमदार रोल था सर, ये कड़कड़ाती आवाज में जब आप बोलते थे तो बड़ा अच्छा लगता था वो। थैंक यू सो मच। और मैं आपको बताऊं भगीरथ जी, उस फिल्म ने एक्चुअली मेरे करियर को बिल्कुल एक नई पहचान। बिल्कुल सर, बिल्कुल। वो चूंकि वो फिल्म तब हुई थी जब मैं सर्विस से रिटायर हो चुका था, तो यूजुअली लोग बॉम्बे जाते हैं, स्ट्रगल करते हैं, लेकिन इस फिल्म की वजह से मुझे बॉम्बे से कॉल आई, और वो कास्टिंग डायरेक्टर उस समय एक सनशाइन प्रोडक्शन हाउस है, तो उसमें रीमा गुप्ता, आई एम ग्रेटली इंडेटेड टू हर, वो बिल्कुल लिटरली मेरे पीछे पड़ गई कि नहीं अनिल जी आप बॉम्बे आइए। वो उनका सीरियल चल रहा था, न बोले तुम न मैंने कुछ कहा, तो उसमें मुझे काम करने का मौका मिला। तो मेरे बच्चों ने मुझे, मेरी वाइफ ने मुझे सपोर्ट किया। माई सन गॉट मी ए फ्लैट देयर, इमीडिएटली परचेज, और फिर मैं रुक करके फिर 5 साल मैंने काम किया। तो उस बीच में मैंने ढेरों डेली सोप्स भी किए, कमर्शियल टीवी कमर्शियल्स भी किए, कुछ फिल्में भी की, और वही जो मेरा इशकजादे की वजह से जो मेरी एक पहचान थोड़ी सी जो मेरी मुंबई में बन गई थी, उसकी वजह से आज भी मुझे ईश्वर की दया से और मेरे साथियों के गुड विशेस की वजह से आज भी मुझे लोग बुलाते हैं, मैं कर रहा हूं। सर उस वक्त अर्जुन कपूर और परिणीति चोपड़ा भी जस्ट ये कह लें कि
नए नए थे, कुछ एक दो फिल्में उन्होंने की थी, वो जितना पॉपुलर आज है उस वक्त उतने पॉपुलर वो नहीं थे वो। और उस फिल्म जी के बाद कहीं ना कहीं उनको भी एक अलग पहचान मिली, क्योंकि वो फिल्म वाकई बहुत पसंद की गई थी। तो सर जी कैसा जी। ट्यूनिंग था, क्योंकि अर्जुन कपूर की बात करें तो बड़े प्रोड्यूसर और बड़े स्टार के बेटे भी थे वो, तो किस तरह का उनका हाँ, बिहेवियर रहता था और कैसे, क्योंकि नहीं आप उनके नहीं, फादर हमारे बने थे। साथ जी बहुत ही अच्छे थे। जी। अर्जुन कपूर भी बहुत अच्छे थे, परिणीति भी बहुत अच्छी हाँ। थी। बल्कि मैं आपको बताऊं, हबीब साहब मुझसे कहते थे कि उसमें मुझे 2 थप्पड़ मारने होते थे अर्जुन अच्छा कपूर को। तो मुझसे लिटरली वो कहते थे कि आप असली थप्पड़ मारिएगा कस के। अच्छा। और मैं वाकई में पूरा भर करके उसको, अब आप जानते हैं कि तमाम रिटेक्स होते हैं, मैंने बिल्कुल उसको सर। कम से कम 15-16 थप्पड़ अर्जुन को मारे होंगे। ओहो। उसके बाद में उसको सहला भी देता था। और इसी तरीके से परिणीति को एक जगह में हाथ पकड़ के निकालता। जी जी। तो परिणीति मुझसे कहा था, सर प्लीज मुझे पूरी तरीके, मैंने कहा बेटा आपका हाथ देखिए लाल हुआ जा रहा, पुलिस से खून निकल आने दीजिए, बट यू होल्ड मी प्रॉपरली जी सो दैट व्हेन आई स्ट्रगल टू गेट अवे विद इट, जी। नहीं आप मुझे छोड़ते हैं। तो बिल्कुल सर। इतना कोऑपरेट करते थे अर्जुन भी और परिणीति भी। जी और बहुत अच्छी बात है कि उनका स्नेह आज भी बना हुआ है। कभी मैं बात करता हूँ तो दे रेस्पॉन्ड प्रॉपरली। जी। उनसे वो सिलसिला बना हुआ है। जी बिल्कुल सर। सर अभी एक हाल ही में एक वेब सीरीज चल रही है आश्रम, बड़ी फेमस वेब सीरीज, इसमें भी आपने बहुत एक जी इंपॉर्टेंट भूमिका निभाई है। तो सर फिल्मों जी। के बाद फिर वेब सीरीज का सफर कैसा रहता है, और खासकर जब एक ऐसी वेब सीरीज जो कि बड़ी पॉपुलर हो रही है, क्योंकि अब एक नया जी दौर शुरू हो गया, क्योंकि आप उस दौर से आकाशवाणी के ज़माने से हैं, दूरदर्शन के जी। ज़माने से, अब एक 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 नया दौर भी शुरू हो गया वेब सीरीज का। देखिए, और मैं भगीरथ जी कहूंगा ये बहुत ही अच्छा दौर शुरू हुआ जी है। इससे एक तो क्या हुआ, स्टारडम खत्म हो गया है। जी। आज मैं आपको सिर्फ लखनऊ की बात करूं अगर, हाँ या यूपी की बात करूं, आज हमें बहुत से अच्छे अच्छे आर्टिस्ट हैं यहाँ पर, जी लेकिन अपॉर्चुनिटीज नहीं उनको मिल पाती हैं, या फैमिली सर्कमस्टेंसेस नहीं उनके परमिट करते हैं कि वो बॉम्बे जा सकें। जी। तो इस मामले में जो ओटीटीज हुई हैं, हम्म। ये एक बहुत बड़ा एक्सपोजर दे रही हैं इन लोगों को। जी आप देखिए नए नए कलाकार एक से एक उभर जी। करके आ रहे हैं। स्क्रिप्ट में दम होना चाहिए हम्म। किसी, जैसे हम अगर बॉबी देओल की बात करें, बॉबी देओल वैसे तो बहुत बड़े स्टार के भाई हैं, बेटे हैं, जी। लेकिन इधर शायद तो थोड़ा उनका लीन पीरियड था। हाँ लेकिन जब से ये आश्रम में आए हैं, बिल्कुल सर। बिल्कुल उनकी एक अलग पहचान बन गई है। बिल्कुल सर। तो इसी तरीके से मुझे भी जो बहुत बड़ी, वैसे मैंने बहुत सारी वेब सीरीज की हैं, जी। लेकिन आश्रम ने, प्रकाश झा जी ने जो मुझे एक पहचान दिलवाई है, उसी की वजह से मुझे शायद आज काफी मुझे लोग बुला रहे हैं और मुझे रोल करने को मिल रहा है। जी तो ओटीटीज ने नए कलाकारों को, नए प्रोड्यूसर्स को, जी। जो बहुत बड़े बड़े बजट से फिल्म नहीं बना सकते थे, लेकिन उनके में टैलेंट थी, एज ए प्रोड्यूसर टैलेंट थी, एज ए डायरेक्टर टैलेंट थी, जी। उनको भी मौका मिला और वो जा करके इन प्लेटफॉर्म्स ने एक बहुत बड़ी उनके लिए अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की है, जिसमें अपना काम दिखा रहे हैं। बिल्कुल सर, इसमें कोई शक नहीं सर। सर एक एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर आई थी, जिसमें जो प्राइम मिनिस्टर जी मनमोहन सिंह है जो हमारे पूर्व, जी उनके ऊपर ये फिल्म बनी गई थी। इसमें आपने बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाई है, शिवराज पाटिल की आपने भूमिका निभाई जी है। जी। और सर एक जी हाँ, जी एक्चुअली क्या हुआ कि इसका ऑडिशन मैंने दिया था बाटला हाउस के लिए। जी, उसमें भी आप शिवराज पाटिल बने थे आप शायद। जी जी जी। तो बाटला हाउस का ऑडिशन जो है, जी वो फिल्म पहले उसकी शूटिंग शुरू हुई, हाँ एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर की। तो मेरा ख्याल है उसमें कास्टिंग डायरेक्टर थे विकी सुदाना जी। हाँ। तो चूंकि उसमें मैं ऑडिशन दे चुका था और मेरा रोल अप्रूव हो गया था, शायद वो भी एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर में भी वही कास्टिंग डायरेक्टर थे, जी तो उन्होंने उनको रिकमेंड किया डायरेक्टर साहब को, तो उन्होंने मुझे ले लिया उसमें। जी और बाटला हाउस की वजह से जो इसके जो डायरेक्टर थे, मेरे दिमाग से नाम भूलने लगा हूँ मैं, उन्होंने एक मुंबई डायरीज वेब सीरीज बनाई। जी तो मुंबई डायरीज में भी एक सीन था शिवराज पाटिल का। हाँ तो उन्होंने सीधे बिना किसी को ऑडिशन के लिए कॉल करने, उन्होंने सीधे आपको कॉल किया। अनिल रस्तोगी जी लखनऊ में हैं, जी। वो रेडीमेड शिवराज पाटिल, आप उसी को कॉल करिए। और बल्कि उन्होंने मेरी सर, ये वजह आपने से बहुत अच्छी शब्दों का इस्तेमाल किया कि रेडीमेड बने बनाए। शायद कहीं से मैं लगता हूँ शिवराज जी जी, से जी, मिलता जी, जुलता हूँ, तो उन्होंने ऐसे हुआ। जी, तो सर आपने इस किरदार में ढलने के लिए आपने कुछ खास उनसे मुलाकात की थी, जो शिवराज पाटिल जी हैं, या नहीं, आपने कुछ मैं वीडियोस देखिए, या नहीं, वीडियोस आपने देखा उनको? मैंने सिर्फ उनके 2-3 वीडियोस देखे थे। जी और ताकि उनके बोलने का जो स्टाइल था, जब मैंने ऑडिशन दिया था
वो जैसे बंद गले का कोट वगैरह जी। पहन करके चश्मा लगा जी। के करते थे। हाँ। मैंने कोशिश वही की थी और इत्तेफाक से डायरेक्टर को मेरा ऑडिशन पसंद आया। जी। मेरी डॉटर इनला ने ऑडिशन रिकॉर्ड किया था, हाँ। तो उसमें जो को एक्टर की आवाज़ उसी ने दी थी, मेरी डॉटर इनला ने, जी। लता ने, तो उसकी वजह से मेरा हम्म। सिलेक्शन हुआ। और सर अभी आपने इतने भी जी सर आपने इतने जी, सारे काम किए, चाहे रेडियो हो या दूरदर्शन हो, अभी आप वेब सीरीज भी कर रहे हैं, नए ज़माने की जो चीज़ें हैं वो भी आप कर रहे हो, उसमें दमदार रोल के साथ कर रहे हो, बहुत सारे आप काम कर रहे हैं। सर अभी कोई ऐसा काम, इतने सालों से इस इंडस्ट्री में आया, लेकिन कोई एक ऐसा काम जो एक ड्रीम काम होता है, कोई ऐसा काम बचा है जो आप करना चाहते हैं वाकई में कि हाँ ये मुझे रोल करना है या फिर इस तरह की चीज़ें भी मुझे करनी है, कोई ऐसा काम सर? नहीं देखिए बगीरे जी, मैं आपको बताऊं, इस मामले में मैं बहुत लकी रहा हूं जी। कि मुझे मुख्तलिफ टाइप के रोल्स करने को मिले, चाहे थिएटर हो। थिएटर में आप जैसे देखिए, मैंने सखाराम बाइंडर का रोल भी किया है, जी। और जो फिल्म गरम मसाला आई थी जो अक्षय कुमार जी रोल करते थे, जी। एक कैसानोवा का रोल मैंने, पंछी जा पंछिया, वो एक्चुअली बेसिकली अमेरिकन फिल्म बोइंग बोइंग का एडेप्टेशन था। हाँ। वो मैंने पंछी जा पंछिया के नाम से उस कैसानोवा का भी रोल किया है। उसके मैंने 400 शोज पूरे हिंदुस्तान में। अच्छा। और इसी तरीके से मैंने यहूदी की लड़की में पर्सनलाइज्ड उर्दू में फारसी शैली में मैंने थिएटर किया है। मैंने हिस्टोरिकल रोल किए हैं, वीर अभिमन्यु में मैंने अर्जुन का रोल किया है। हिस्टोरिकल रोल मैंने किए हैं, मैंने शाहजहां में औरंगजेब का रोल किया है। तो इस तरीके से, या जैसे आप अगर सीरियल्स देखिए तो उसमें मैंने ग्रैंडफादर के जो कैरेक्टर्स किए उसमें भी वैरायटी है। जी। मैंने एक विलेन ग्रैंडफादर का भी रोल किया है। हाँ। बहुत ही मोहब्बती, बहुत ही पॉजिटिव कैरेक्टर भी किया है। तो ऐसा कुछ नहीं है, बस ये मैं जरूर चाहता हूँ कि मुझे चाहे एक ही सीन के लिए या 2 सीन्स के लिए बुलाया जाए, हाँ। लेकिन कैरेक्टर ऐसा होना चाहिए जो अपने को इस्टेब्लिश करता हो। बिल्कुल। मुझे बहुत लंबे रोल की ख्वाहिश नहीं रहती है। हाँ। अब जैसे मैं आपको बताऊं, एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर में ठीक है मैंने किया है, मेरी कई जगह प्रेजेंस है, लेकिन बाटला हाउस का एक सीन वो मुझे ज्यादा पावरफुल लगता है बनिस्बत मेरे कई सीन्स के जो एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर में। जी। तो प्रकाश जी ने मुझे बहुत बड़ा एक्सपोजर दिया है और मैं शायद उनकी उम्मीदों पे खरा उतरा हूँ, इसीलिए उन्होंने मुझे इतना चैलेंजिंग रोल भी करने के लिए मुझे कहा है। तो आगे बस मैं यही चाहता हूँ कि मुझे जो रोल्स मिले, चैलेंजिंग रोल्स हो, उससे कुछ करने के लिए हो, कुछ आर्टिस्टिक क्षमता दिखाने के लिए हो, रोल कैसा भी हो। और ये तो मेरे लिए भी एक चैलेंज होगा अगर मुझे वैरायटी ऑफ रोल मिलते हैं। तो मेरी ऐसा कोई पर्टिकुलर ख्वाहिश नहीं है, क्योंकि जैसे ग्रहण में मैंने ओल्ड और यंग दोनों रोल्स किए हैं। उसमें जो ओल्ड एज का रोल है मेरा वो बिल्कुल ही अलग है, यंग एज का रोल है बिल्कुल ही अलग है। तो बस यही मैं दुआ करता हूँ और डायरेक्टर्स को रिक्वेस्ट करता हूँ, चाहे मुझे चैलेंजिंग रोल्स दीजिए, चाहे छोटे रोल्स हो, आई डोंट केयर। बिल्कुल। अच्छा सर अभी बहुत सारी फिल्में रिलीज हो रही हैं, क्योंकि आप बहुत सीनियर आर्टिस्ट हैं, मुझे लगता है शायद आप कुछ ज्यादा उस पर आप बेहतर कह पाएंगे। अभी बहुत सारी फिल्में रिलीज हो रही हैं, लेकिन सर एक ट्रेंड चल रहा है बायकॉट का, तो उसमें बड़ी बड़ी फिल्म धराशायी हो जा रही है। चाहे अभी आमिर खान की फिल्म देख लीजिए, लाल सिंह चड्ढा, और रक्षाबंधन के साथ भी थोड़ा बहुत कुछ ऐसे ही रहा। तो सर देखिए, ये बायकॉट जो है ये इमोशनल बायकॉट है, ये फिल्म की क्वालिटी की वजह से बायकॉट नहीं है। देखिए ये जो लाल सिंह चड्ढा फिल्म है, मैंने इसकी मैं देख नहीं पाया, वो बड़ी तारीफें सुनी है, बहुत अच्छी फिल्म बनी है, लेकिन जो बायकॉट है वो लोगों का इमोशनल है। लेकिन जब आप लोगों की भावनाओं से खेलेंगे तो इस तरीके की चीजें आपको सफर करना पड़ेंगी। देखिए, स्टार होकर के जब आपको एक पब्लिक रिकॉग्निशन मिल रहा है, जब आपको पूरी दुनिया प्रेम से सम्मान दे रही है, आपको गले से लगा रही है, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हाइल इशूइंग एनी स्टेटमेंट। आप किसी की भावनाओं को आहत नहीं कर सकते। तो मुझे लगता है कि ये जो बायकॉट्स हैं, ये इमोशनल बायकॉट्स हैं, ये फिल्म की क्वालिटी से इनका लेना देना नहीं। फिल्म बहुत अच्छी हो सकती है, लेकिन बायकॉट फिर जब पर्दे पे तो फिर जाकर के उसको सफर करना ही पड़ता है। मैं इस मामले में लकी हूँ कि इधर मेरी एक फिल्म आई थी आलिंगन, मैंने किया है। तो एक लड़का जो है सत्य की खोज में निकलता है, तो मैंने किसान का रोल किया है। हमारे मित्र हैं धीरज मिश्रा जी, उन्होंने इधर कुछ फिल्में लिखी, उनमें मैंने काम किया है। एक मेरी फिल्म रिलीज होने वाली है गालिब, जिसमें दीपिका चिकालिया जी जो सीता जी थी, उन्होंने मेरी बहू का रोल किया है। वो एक टेररिस्ट के बेटे की कहानी है, जिसको कि टेररिस्ट लोग जो है अपनी मेन धारा में लेना चाहते हैं कि तुम्हारे
बाप को फांसी की सजा हुई है तो तुम भी उसी धारा में आओ, लेकिन ही रिफ्यूजेस टू गो, और वो फिर एजुकेशन में जाता है और मेन लाइन में आता है। तो दीपिका जी ने उसकी माँ का रोल किया, मैंने दादा का रोल किया है। अभी मेरी एक फिल्म रिलीज हुई है, इत्तू सी बात, इत्तेफाक से अदनान अली हमारे लखनऊ के ही वो डायरेक्टर हैं, उन्होंने फिल्म की है। तो इसी तरीके से सबसे बड़ी बात ये वेब सीरीज की वजह से जो आज लोगों को मिला, मैंने इधर कई वेब सीरीज की, जैसे एक बिंदिया करके एक वेब सीरीज है, वो मेरी आने वाली है, रोहतक सिस्टर्स है आने वाली है, अभी शिक्षा मंडल करके अभी मेरी एक वेब सीरीज मैंने सुना है रिलीज हुई है। जी सर, बिल्कुल, तो वाकई बहुत पसंद की इस तरीके और कई लड़के नए नए कलाकार जो हैं, नए नए प्रोड्यूसर्स इस फील्ड में आ रहे हैं और वो बना रहे हैं वेब सीरीज। अभी मैंने कुछ बच्चों के साथ भी काम किया, मैं बच्चों को एनकरेज करने के लिए भी काम करता हूं। नहीं सर, बहुत अच्छा है क्योंकि सर एज ए सीनियर आर्टिस्ट मुझे लगता है अगर आप लोग का सपोर्ट रहेगा तो जो नए नए कलाकार आएंगे उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस बढ़ता है और उनको भी मौका मिलता है। यहाँ पर एक ऑपुलेंट स्कूल है जी, उनके कैरियर में है कि बच्चों को एक शॉर्ट फिल्म बनानी होती, तो उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट किया, तो मैंने कहा मैं जरूर काम करूंगा। तो इस तरीके से छोटा मोटा काम, एक बड़ा काम जो अभी मैंने किया जो मैं जरूर। अच्छा सर, समय कम है, लेकिन मुझे एक बहुत क्यूरियोसिटी और एक सवाल पूछने के लिए, क्योंकि आप कई सालों तक एज ए साइंटिस्ट आपने काम किया है, तो सर जब कोरोना आया था तो कोरोना के समय बहुत सारी वैक्सीन को लेकर चर्चा हो रही थी कि वैक्सीन ऐसी बननी चाहिए। मुझे लगता है शायद आपने बायोकेमिकल वाला जो है उस फील्ड में शायद काम किया है, तो उस वक्त आपके जहन में कैसा था सर कि जो हमारी एक कैपेबिलिटी है हिंदुस्तान की, क्योंकि आपने बहुत कई सालों तक काम किया है, तो आपको क्या लग रहा था कि जल्द से जल्द हम खुद मेड इन इंडिया वैक्सीन बना पाएंगे? उस वक्त आपके मन में क्या ख्याल चल रहा था? देखिए, मैं आपको बताऊं, इस मामले में मेरा अपने कलीग है डॉक्टर संजय सिंह, उनका गेनोवा फार्मास्यूटिक्स करके पूना में एक फैक्ट्री है, वो खुद एक बहुत बड़ी वैक्सीन बना रहे हैं। और चूंकि मैं इस लाइन में रहा हूँ तो डेली मैं मॉनिटर करता था कि कैसे वैक्सीन बन रही है। हमारा CDRI जो हमारा इंस्टीट्यूट रहा है, इट हैज बीन ए टेस्टिंग इंस्टीट्यूट, जिसमें हमारी नेशनल लेबोरेटरी ने बड़ा कंट्रीब्यूट किया है। और मैं कहूंगा कि हिंदुस्तानी साइंस की फर्क हुई है वो इस कोरोना पीरियड में हुई है, क्योंकि हमने जितने लोगों को वैक्सीनेट किया है, जितनी हमारी अपनी वैक्सीन निकली हैं और जितना हमने दूसरे दो मुल्कों को वैक्सीन दी हैं, तो मेरा ख्याल है कि उसके लिए यूएनओ ने भी इंडिया को की तारीफ की है। और मेरा ख्याल है कि हमारी इंडियन साइंस ने बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया है। और जैसे मैंने बताया, मेरे एक साथी हैं, वो बहुत जल्दी एक mRNA बेस्ड वैक्सीन ला रहे हैं जो कि बिल्कुल फाइनल स्टेजेस पे है। सर मैं आपको बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि सर आपने एज ए हमारे जो इंडियन साइंस है, खासकर इस दवाई की बात करें उसमें भी आपने बहुत सालों तक सेवाएं दी हैं, और अब आप एज ए एक्टिंग के माध्यम से आप बहुत सारे लोगों को एंटरटेनमेंट कर रहे हैं, और इसमें भी मैं ये कहना चाहूँगा इसमें भी आप अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो सर दोनों फील्ड में आपकी सेवाएं देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर, और सर समय निकाल कर आपने हमारे इस कार्यक्रम में शिरकत किया, इसके लिए भी सर बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू वेरी मच सर। वक्त कम है, नहीं तो सर हम आपसे और चर्चा करते, क्योंकि इतना सारा भंडार है आपके पास एक्सपीरियंस को लेकर, तो वो सब जानना चाहते थे, लेकिन सर कोई और मीटिंग करते हैं उसमें और भी तमाम चीजों पे बातें करते हैं, जो भी लेकिन थैंक यू सर, लेटेस्ट बड़ा काम है उसका। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, थैंक यू सर। तो स्वदेश सितारे में आज हम रूबरू हुए बहुत ही सीनियर और वरिष्ठ कलाकार अनिल रस्तोगी, जिससे अगले बार हम फिर किसी शख्सियत से मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।